हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं रिजल्ट किंग सत्यम सर आप लोगों के लिए दो प्लेटफॉर्म पर अभी आपके पीछे लगा हुआ हूं कि आप शानदार पढ़ाई कर पाएं। एक आप एसीएस ऑनलाइन पर शाम 6 बजे आप देखते हैं कि वहां पर मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आपको फुल एनालिसिस दे रहा हूं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करिए कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं वहां डीप एनालिसिस करके पढ़ाऊंगा। और अभी आप रात के 10 बजे अब अपने चैनल पर यानी कि रिजल्ट किंग सत्यम सर के चैनल पर आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक 13 साल का, और जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट टाइप कर लिया है। ये लॉन्ग टाइप में हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि संकुलन क्षमता क्या है। अब इसको निकालना है, तो सबसे पहले संकुलन क्षमता क्या है और सभी एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो संकुलन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, इसको समझते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब होता है कि किसी भी चीज में कितने अणु परमाणु आयन या किसी एक प्लेस पर कितने अणु परमाणु आयन मैक्सिमम रूप में जमे हुए हैं, या कह सकते हैं फंसे हुए हैं या रह रहे हैं, और कितना स्थान उसका खाली है, यही उसकी संकुलन क्षमता बताता है। मतलब क्या हुआ कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के जालक में उपस्थित जो भी परमाणु है उसका कितना परसेंट हिस्सा खाली है, और कह सकते हैं कितना परसेंट हिस्सा अणु परमाणु आयन से भरा हुआ है, यह उस ठोस की क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। तो सभी की संकुलन क्षमता अलग अलग है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने ये एक हिस्सा लिया और अगर मैं यहाँ पे ये बॉल से इसको भर रहा हूं, तो आप देखिएगा इस बीच में आपको लग रहा होगा ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। अगर हम इसको किसी भी रूप में भरें तो ये जो बीच का हिस्सा है ये खाली रह जाएगा। तो जो लैटिस है वो लैटिस में तीन तरह के आप स्ट्रक्चर को हमने देखा है, एक है सिंपल क्यूबिक, एक है बीसीसी, एक है एफसीसी। तो तीन तरह से उसके लैटिस के यूनिट सेल के स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर में, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर एक ऐसा है और एक मैंने मान लीजिए इसमें इस तरह का, इस तरह से चीजों को भर रहा हूं, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आप ये किस डिजाइन में हम ज्यादा भर पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि किसी ठोस का जो क्रिस्टल लैटिस है वो अगर एससी यूनिट सेल से बना हुआ है या बीसीसी यूनिट सेल से बना हुआ है या एफसीसी यूनिट सेल से बना हुआ है, तो किसमें कितना परसेंट आपका संकुलन क्षमता होगी। ठीक है, तो संकुलन क्षमता सभी के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, संकुलन क्षमता की अगर मैं परिभाषा दूं तो कितना परसेंट हिस्सा उस एकक कोष्टिका का क्रिस्टल जालक में रिक्त रह जा रहा है, या कितना परसेंट हिस्सा उस क्रिस्टल जालक में एक एकक कोष्टिका उपयोग करता है, वही जो उसकी क्षमता है, वो जो परसेंटेज का हिस्सा है वही कहलाता है संकुलन क्षमता। ठीक है, तो पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता बराबर होता है एकक कोष्टिका का आयतन और एक ठोस के कुल कोष्टिका का आयतन, ठोस के कुल कोष्टिका का आयतन। मतलब हम पूरे के पूरे जो ठोस का आयतन है वो ले लेंगे और उसको बटा कर देंगे एक कोष्टिका के आयतन से, एकक कोष्टिका के आयतन से, तो हमको मिल जाता है पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता। अब अगर हम एससी यानी सरल घनीय की बात करते हैं तो इसमें 52.4% जो जगह है वो आपका भरा रहता है। इसको मैं ऐसे चार्ट बना लेता हूं एक, इसमें आपको फिर, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल, एक इधर हम लोग ले लेते हैं, रिक्त स्थान कितना बच रहा है, कितना जगह खाली है, और इधर ले लेते हैं संकुलन क्षमता। ठीक, एकक कोष्टिका एससी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, एफसीसी में जो संकुलन क्षमता है वो है 74%, जो बीसीसी है उसमें 68%, और जो एससी है उसमें 52.4%। रिक्त स्थान करेंगे तो 100 में से आप 52.4% को घटा दें 47.6%। आप इसमें 100 में से 68 को घटा दें तो 32% आ जाएगा,
और 100 में से आप तो 26%। यानी कि आपका जो किसी भी एकक कोष्टिका में अगर हम किसी भी लैटिस में अगर हम एससी यानी कि सिंपल क्यूबिक एकक कोष्टिका का उपयोग हो रहा है तो उस स्थिति में जो रिक्त स्थान है वो है आपका 47.6% और संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी है उसकी 52.4%। उसी तरह बीसीसी में है 32% रिक्त स्थान और संकुलन क्षमता है 68%। उसी तरह से एफसीसी में है रिक्त स्थान 26% और संकुलन क्षमता है 74%। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया। आप इसको बहुत तरह से सजा के लिख सकते हैं। आप हल्का फुल्का इसमें एससी के भी बारे में लिख सकते हैं, बीसीसी के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एफसीसी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देन आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछा जाता है एग्जाम में और ये लगभग हर साल कुछ ना कुछ इससे आ ही जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखते चलें तो मेरे लिए सही रहेगा और ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठोस में अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय दोष से क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत दिन से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिस्टलीय दोष क्या है। क्रिस्टलीय दोष क्या है? क्रिस्टलीय दोष मतलब कि किसी भी क्रिस्टल में जो भी उसके परफेक्ट लेटिस यानी कि एक जो संपूर्ण जालक संरचना होती है, अगर उसकी किसी जालक बिंदु में किसी प्रकार से अणु परमाणु आयन मिसबिहेव हो जाता है उसका, या तो उस जगह से निकल जाते हैं या अदर साइड से कोई अगर नया आयन आ गया या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो जाती है तो उस परफेक्ट जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय दोष। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो क्रिस्टलीय दोष है उसमें अनियमितता आ जाती है इसी कारण। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के जालक में अवयवी कणों की अनियमितता या अव्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय दोष। ठीक है, तो क्रिस्टलीय दोष बहुत प्रकार के होते हैं। आपने फ्रैंकल दोष को सबसे पहले पढ़ा होगा, कल भी मैंने पढ़ाया है। उसके बाद शॉर्टकी दोष को भी पढ़ाया है। इन दोनों दोष के भी बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने नोट्स में। फ्रैंकल दोष मतलब क्या हुआ कि जो रिक्त स्थान है उसमें इलेक्ट्रॉन का फंस जाना, रिक्त स्थान में ठीक है आयन का फंसना। इसमें क्या होता है कि जालक बिंदु से क्या है पूर्ण रूपेण निकल जाना। ठीक है, यहां से क्या होता है पूर्ण रूपेण निकल जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब ये अगर जालक है तो इस जालक में अगर आपके अंतराकाशीय स्थल में आयन अगर फंस जा रहा है तो ये कैसा दोष हो जाएगा, फ्रैंकल। और अगर आपका इस प्रकार से अगर जालक है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर आयन जो भी है वो यहाँ से निकलकर घनायन इस जगह को खाली कर दे रहा है और ये संपूर्ण बाहर आ जा रहा है, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष। ये बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर लिया है। अब इसमें एक पॉइंट और है रिक्ति दोष। ठीक है, चलिए रिक्ति दोष इसको बोलते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए लॉन्ग टाइप में आप इस चीजों को जितना जोड़ेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर उतना ही खूबसूरत बनेगा और लेंदी बनेगा। जरूरी नहीं कि जो परफेक्ट आंसर हो आपको याद है तो वो लिखिए, नहीं याद है तो आप उससे मिलता जुलता रिक्ति दोष है, फ्रैंकल दोष है, शॉर्टकी दोष, क्योंकि दोष पूछा जा रहा है तो दोष को जिस रूप में हो आप उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रिक्ति दोष क्या होता है इसको समझते हैं। तो रिक्ति दोष क्या है, वैसे क्रिस्टलीय दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय जालक बिंदु से परमाणु निकल जाता है और रिक्ति उत्पन्न करता है। मतलब क्या हुआ, ये रहा आपका जालक बिंदु से क्या कर रहा है, जालक बिंदु। ठीक है, शाम 6 बजे वाले बैच में अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां जालक बिंदु मैंने समझाया है क्या होता है। वैसे फिर से समझा दे रहा हूं कि जालक बिंदु क्या होता है। जालक बिंदु है जिस जगह पे कोई भी आयन टिका रहता है या अवस्थित रहता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि वैसे क्रिस्टल दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय जालक के जालक बिंदु से परमाणु क्या होता है निकल जाता है, तो यहां से हम क्या करते हैं किसी भी एक परमाणु को यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो परमाणु यहां से निकलता है और ये निकलकर कहीं भी जा सकता है तो इस स्थिति में बाहर निकल गया और तब जो यहाँ रिक्ति उत्पन्न होता है, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इसी खाली जगह के कारण इसका नाम पड़ा है रिक्ति दोष।
ठीक है। अब बोलोगे कि सर शॉर्टकी दोष और रिक्ति दोष में क्या अंतर है? तो शॉर्टकी दोष और रिक्ति दोष में अंतर यह है कि शॉर्टकी दोष में घनायन के साथ एक ऋणायन भी निकलना अनिवार्य है, जबकि रिक्ति दोष में क्या है कि कोई एक घनायन या ऋणायन बाहर निकल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अंतराकाशी दोष क्या होता है? चलिए, अंतराकाशी दोष, अब इसको बोलोगे सर ये तो फ्रैंकल दोष है। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? चलिए, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं, बहुत डीप कंसेप्ट है, बने रहिएगा, गौर से देखिए क्या होता है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन देखने में कोई अंतर नहीं है, सुनने में कोई अंतर नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अंतराकाशी दोष क्या होता है कि इसमें बाहर से कोई घनायन या ऋणायन आके इस अंतराकाशी स्थल में क्या होता है? फंस जाता है। अंतराकाशी स्थल में क्या है? फंस जाता है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो फ्रैंकल दोष है। नहीं, अब कंसेप्ट समझिए क्या है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि अपनी जगह से निकलता है, किसी एक बिंदु से यहां से निकला और बीच में जाके फंस गया। लेकिन इसमें क्या होता है, अंतराकाशी दोष में कहीं बाहर से आया और बीच में फंस गया, इस अंतराकाशी स्थल में फंस गया। क्लियर हो गया। फ्रैंकल दोष में क्या हो रहा है कि अपने ही जालक बिंदु से निकलकर अंतराकाशी स्थल में फंस रहा है। ठीक है, और अंतराकाशी दोष में क्या हुआ कि बाहर से कहीं से आ रहा है और अंतराकाशी स्थल में फंस रहा है, और इसमें जैसा है वैसा ही क्रिस्टल लैटिस रहता है। अंतराकाशी दोष में जो घनत्व है वो बढ़ता है, घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। और जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रह जाता है। मैंने इतना बार अभी तक फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष को डिस्कस किया है, समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये सब स्टोमेट्रिक दोष थे। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष क्या होता है? वैसा दोष, वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें उसका पूरा का पूरा स्टोइकोमेट्री ही बदल जाता है। ठीक है, वैसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। ठीक है, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें क्रिस्टल दोष के कारण स्टोइकोमेट्री में परिवर्तन आता है, और जहां नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष के कारण क्रिस्टलीय दोष पर गुण पर निर्भर करता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष के एक प्रकार बिंदु दोष का है, जिसमें आयनों के पूर्ण व्यवस्था में अधिक या न्यूनता दोष को उत्पन्न करता है। मतलब ये सब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, अधिक धातु आधिक्य दोष और न्यूनता दोष, ठीक है, दो प्रकार के दोष होते हैं। और एक दोष होता है आपका अशुद्धता दोष। ठीक है, आगे है नीचे में। ठीक है, अब अगर इस वाले टॉपिक को और क्लियर समझना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर है, अगर इसको हम लोग क्लियर समझेंगे तो शाम 6 बजे बैच में बने रहिएगा। वहां मैं इस चैप्टर में मतलब फुल्ली डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा कि दोष कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर देना है। ठीक, चलिए आप ये दोनों दोष लिख के भी बंद कर सकते हैं अपना थ्योरी, अगर आपका 2-2.5 पेज अगर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इसमें क्या है कि आप कह रहा है कि हम एक दोष और देख लेते हैं, अशुद्धता दोष। ये भी बहुत अच्छा दोष है, अशुद्धता दोष। इसको कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये एक्चुअली में डिफेक्ट को पैदा किया जाता है। ठीक है, कैसे पैदा करते हैं? आपने सेमीकंडक्टर का नाम सुना होगा, अर्धचालक। ठीक है, जिसकी चालकता क्या होती है? सुचालक से कम और कुचालक से अधिक होती है। वैसे बीच वाले पदार्थ की स्थिति को कहते हैं हम लोग अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर। अब उस सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो होता है क्या, जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं, उस प्योर सेमीकंडक्टर में समझिएगा, बहुत डीप थ्योरी बता रहा हूं। ठीक है, उस प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल कुछ एलिमेंट को इसमें ऐड करते हैं और एक नया हम लोग क्या बनाते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये जो सेमीकंडक्टर है, अब ये कैसा सेमीकंडक्टर हो गया? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब जब प्योर से हमने इम्प्योर किया तो उसके लिए बाहर से एलिमेंट को मिलाया, और ये बाहर से एलिमेंट को मिलाने का जो प्रोसेस कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या किया मैंने? प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से एक एलिमेंट को लाया और उसको क्या किया? मिलाया।
अब जो प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग यूज कर रहे हैं वो है सिलिकॉन, और सिलिकॉन एक परफेक्ट लैटिस बनाता है। ये बहुत अच्छा एक क्रिस्टल एलिमेंट है, ठीक है। अब इस परफेक्ट लैटिस में क्या होता है, जो बाहर से जो हमने एलिमेंट मिलाया, मान लीजिए कि आपने फास्फोरस मिलाया, तो बीच में सिलिकॉन के साथ फास्फोरस के एलिमेंट आके या फास्फोरस का एटम आके बीच में फंस जाता है। अब ये जो बाहर से एलिमेंट आया है, ये आपके लिए इम्प्योरिटी है, ये आपका दो अशुद्धता है, क्योंकि हम अगर किसी, मान लीजिए आपने चना का दाल खरीदा और ऊपर से उसमें दो आपको कंकर मिल गया, उस पूरे चने के दाल में उस कंकर को आप क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी बोलेंगे, यानी आप बोलेंगे कि वो अशुद्ध है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो सिलिकॉन का पूरा आपका लैटिस है, इसमें बाहर से हमने एक एलिमेंट मिला दिया फास्फोरस, और ये एलिमेंट जो है बीच में कहीं पे जाकर के किसी भी लैटिस पॉइंट पे या जालक बिंदु पे फंस जाता है, और ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है इसमें क्या आ जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, और इसी दोष को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं, अशुद्धता दोष, ठीक है। और इसी अशुद्धता दोष के कारण सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। चलिए, अशुद्धता दोष क्या है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टलीय जालक के जालक बिंदु में अन्य तत्व की डोपिंग बाह्य पदार्थ द्वारा की जाती है, जिससे वो तत्व क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और ऐसे दोष में अशुद्धता उत्पन्न होती है, जिसे अशुद्धता दोष कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। बीच में जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल है, और इस सिलिकॉन के एग्जांपल के साथ हमने क्या किया, बाहर से कोई एलिमेंट मिलाया, और बाहर से जैसे ही इसमें एलिमेंट मिलाया, वो एलिमेंट किसी जालक बिंदु पे गया और पूरे के पूरे क्रिस्टल को क्या करता है, चेंज कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अशुद्धता दोष, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग फिर आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, और ये बहुत मजेदार बात है अगर आप इस बात को अगर सीरियस लेके, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझ भी रहे हैं, और लिखा हुआ भी है, और अगर आप इसे लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को इग्नोर ना कीजिए, ये सोचिए कि ये जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमको याद हो गया, या तो आप अभी कीजिएगा या तो जनवरी में गैस ऊपर खोल के कीजिएगा, दोनों में से कोई तो बात कीजिएगा। तो सबसे अच्छा अभी टाइम है आपके पास, और मेरे साथ बैठ के आप क्वेश्चन को याद करते जाइए। ये सभी ऑनलाइन क्लास से थोड़ा डिफरेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण से क्या समझते हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि हम लोग चुंबकीय गुण पदार्थों में होता है, इस पर एक बार हम लोग डिस्कस भी कर लिया है, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, शॉर्ट टाइप में भी एक क्वेश्चन था इसी का, कि ठोस पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन के कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है और अपने अक्ष पर भी। चलिए फिर से समझते हैं चीजों क्या करना चाह रहा है, चुंबकीय गुण, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग टाइप का, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है, और साथ में पूरे के पूरे ऑर्बिटल का भी चक्कर लगाता है। यानी कि ये पेन है तो ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, और न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूम रहा है, इस तरह से जैसे सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग भी एटम के अंदर होता है। तो जो भी ठोस पदार्थ हैं उनमें टीनी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर टीनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को जनरेट करता है। यानी कि अगर वो रोटेशन कर रहा है तो इसका मतलब उस मोशन के कारण उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और इसी कारण से किसी भी ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ इसमें लिखा हुआ है। अब पहला हम लोगों का क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है, अणुचुंबकत्व क्या होता है, यानी कि पारामैग्नेटिक। अणुचुंबकत्व हम किसको बोलते हैं, कि वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ। और यह जो घटना है, यह घटना कहलाती है अणुचुंबकत्व। क्या कहलाती है, अणुचुंबकत्व, पारामैग्नेटिज्म, ठीक है। पारामैग्नेटिज्म, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसको कैसे पहचानते हैं, तो जो भी जिस तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा,
ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी उसमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे Cu2+, Fe3+, ऑक्सीजन ETC। ठीक है, अगला टिप्पणी पूछा गया है प्रतिलोह चुंबकत्व पर। ठीक है, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है कि रासायनिक पदार्थ जिसमें डोमेन एक साथ एक व्यवस्था में सजे होते हैं, फेरो चुंबकीय। क्या होता है जिसमें डोमेन यानी कि जो टीनी पार्टिकल हैं आपके वो एक डायरेक्शन में सजे होंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब एक दिशा में सजे होने के कारण क्या होता है, इनमें जो चुंबकत्व का गुण है वो अस्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यानी कि इसको अगर हम इस आयरन में वैसे फेरो चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से आकर्षित हो जाता है, प्रबलता से आकर्षित हो जाता है। इसी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, और यह घटना कहलाती है प्रतिलोह चुंबकत्व। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन था, 5 तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट ओ सॉरी, मैंने पढ़ा दिया फेरो चुंबकीय। ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन है आपका प्रतिलोह चुंबकीय क्या होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फेरो का है। ठीक है, कोई नहीं, एक पॉइंट मैंने ज्यादा पढ़ा दिया, गलत नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का पूछा है प्रतिलोह चुंबकीय। ठीक है, चलो बोनस मिल गया एक, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में नाम ही पता चल रहा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब विपरीत दिशा में। इसके जो डोमेन होते हैं वो समान संख्या में विपरीत दिशा में होते हैं, एक के बाद एक उल्टा एक सीधा, और एक ऑर्डर में होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक सीधा दो उल्टा, ऐसा नहीं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, पेयर अप करता हुआ पैरेलल अरेंजमेंट होता है डोमेन का। और ऐसे जो पदार्थ है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये पदार्थ के अंदर जो गुण है वो आपका दुर्बल रूप में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फेरी चुंबकीय। ठीक है, तो फेरी चुंबकीय किसको बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक, यानी कि फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय क्या होता है, ये सबसे विपरीत प्रकार का चुंबकत्व का गुण है इसके अंदर। इसमें जो डोमेन होते हैं, जो टीनी इलेक्ट्रॉन है, वो आपके एक दूसरे के साथ विपरीत और असमान संख्या में, जैसे दो उल्टा एक सीधा, फिर एक दो सीधा एक उल्टा, मतलब इसमें कोई भी ऐसा फिक्स अरेंजमेंट ऑर्डर का नहीं होता है जिसमें डोमेन सजे होते हैं। असमान संख्या में विपरीत दिशा में, असमान संख्या में विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं क्या, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, जब हम फेरी मैग्नेटिक पदार्थ को गर्म करते हैं तो पारामैग्नेटिक बन जाता है, और जब पारामैग्नेटिक को ठंडा कर देंगे तो वो फेरी मैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में ही है हम लोग, इसको आज खत्म ही कर लेंगे क्वेश्चन बैंक। मेरा एक चैप्टर आप लोगों का विद क्वेश्चन बैंक शॉर्ट और लॉन्ग टाइप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव की क्लास करेंगे। क्लासेस अभी बंद रहेगी, 26 तारीख से पुनः क्लासेस खुल जाएगी। ठीक है, तो कल यानी कि आज क्लास, आज के बाद 20 तारीख से 25 तारीख तक क्लासेस बंद रहेगी, 26 तारीख से पुनः खुल जाएगी। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिस आपको वहीं मिल जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है क्रिस्टल सॉलिड का जिसमें प्रेशर देकर हम विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हम इसको प्रेशर देंगे, पीजो मतलब होता है प्रेशर देना। ठीक है, ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है। पीजो मतलब होता है प्रेशर देना। जब वैसे क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें बाह्य दाब आरोपित करके विद्युत धारा का उत्पन्न किया जाता है, विद्युत धारा को उत्पादित किया जाता है उसके अंदर, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पीजो, पीजो विद्युत क्रिस्टल। और यह जो इफेक्ट कहलाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है इसे। ठीक है, ये किसमें किसमें होता है, PbTiO3, Pb2RO2, RO3। ठीक है, और उसका बाद पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पायरो मतलब होता है हीट, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं पायरो। ठीक है, तो पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, वैसे पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ जिसको अल्प मात्रा में गर्म करके विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। अल्प मात्रा में उसको हम गर्म करेंगे और वो विद्युत धारा को उत्पादित कर देगा, वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है,
और यह घटना कहलाती है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। चैप्टर 1 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्लास होगी 26 तारीख को। तब तक के लिए सभी बच्चों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए, खुशी खुशी। हम लोग फिर मिलेंगे 26 अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद ठीक, और इसके बाद जो मिलेंगे क्लास से सब्सेंट नहीं करना है, हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत खतरनाक करेंगे। लगभग मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लास में इसके बाद मिलते हैं। और शाम 6 बजे वाली क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर लें SES ऑनलाइन में, जहां आपको पूरा फुल चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। फुल चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। और जो भी इसमें खामियां रह जा रही है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, 6 बजे वाली क्लास में आप इसको पूरा समझ लेंगे। ठीक है, आपके पास टाइम भी है। और हम लोग ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लोग जनवरी तक चलाएंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। इसलिए हमेशा बने रहिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, सबको गुड नाइट और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।